का पावर 7 का स्क्वायर है, तो इसको मिला करके लिख दे a इंटू आर एस टू द पावर 7 और का पावर 2 होल का पावर 2 इक्वल्स टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वापस ही आ जाएगा। तो a आर एस टू द पावर 7 क्या था, a आर एस टू द पावर 7 क्या था, तो ये था y, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, यही तो मेरा एन एस वाई स्क्वायर। इसी का तो वैल्यू कितना था, एल था, ठीक है। तो इसके जगह हमने लिख दिया एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट। तो क्या होगा, तो इक्वेशन 1 में आते हैं, इक्वेशन 1 में देखते हैं, तो a इंटू आर प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ सॉल्व करने से हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th आईसीएससी का फाउंडेशन मैथमेटिक्स, जिसको आर एस अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, तो उस बुक से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 11A और एक्सरसाइज 11B डिस्कस किया है। आज जो करेंगे एमसीक्यू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो आपका है चैप्टर नंबर 11, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 11 है और इस चैप्टर का हम लोग करने वाले एमसीक्यू, ठीक है ना। इस चैप्टर का करने वाले एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप ऐसा इसको लाइटली बहुत लेना नहीं है, ठीक है। इसको बनाने का क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, चलिए उसके लिए ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, प्रोसेस मालूम है, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज उस क्वेश्चन में आप अच्छा खासा टाइम लगा देंगे और आपका जो मेन क्वेश्चन में जो टाइम देना उस पर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे इस चैप्टर में इसी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। तो सब आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जीपी का यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जीपी पहले होता क्या है, जीपी होता क्या है, तो अगर मान लीजिए कुछ टर्म्स लिखे हुए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 8, 16 ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए एक सीरीज में, ठीक है ना। हमें चेक करना है क्या ये जीपी फॉर्म कर रहा, जीपी फॉर्म कर रहा। ये कैसे चेक करेंगे, तो किसी भी टर्म को, जैसे ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से जब आप डिवाइड करते हैं, किसी भी टर्म को अगर आप पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से नेक्स्ट पेयर के लिए, इसी तरह से नेक्स्ट पेयर के लिए, तो किसी भी टर्म को जब पहले वाले से डिवाइड करते हैं और ये रेशियो अगर बराबर होता है, ये रेशियो अगर बराबर होता है, तब हम क्या बोलते हैं, नंबर्स किस में लिखे हुए, जीपी में लिखे हुए। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। 8 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 तो ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। इसी तरह से आगे कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 8 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। तो जब इस तरह से निकाल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट अगर डिवाइड करें हम नेक्स्ट टर्म को किससे, T4, तो इसके बाद क्या होगा 32 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर रेशियो निकालने से सेम वैल्यू आता है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर्स वो कहाँ लिखे हुए, तो ये सारे नंबर्स जीपी में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नंबर्स क्या है, जीपी में लिखे हुए, मतलब ये नंबर्स मिलकर के जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि नंबर जो लिखे हुए किसी सीरीज में, किसी प्रोग्रेशन में, तो क्या वो जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जनरली हम लोग किसी जीपी के टर्म्स को लिखते कैसे हैं, देखिए पहले अभी जो हम रेशियो निकाल रहे थे T2 डिवाइडेड बाई T1, ये नंबर आया था 2, ठीक है। या फिर हमने डिवाइड किया था T3 को T2 से, तो ये आया था 2। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, अगर ये सारे नंबर बराबर आ रहे हैं, मतलब ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, तो इस नंबर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल किसी भी जीपी के टर्म्स को लिखा कैसे जाता है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, तो सेकंड टर्म को लिखा जाता है ए आर, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, तो ए आर एस टू द पावर 2। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, तो ए रेस टू द पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं, तो एनएथ टर्म, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं या लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो एनएथ टर्म को लिखते कैसे हैं, तो ए रेस टू द पावर n-1 से, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारा थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में ये 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 में 1 कम कर दें तो आ जाएगा 2। तो ये 2 क्या होता है, तो ये r का पावर होता है, मतलब a इंटू आर का पावर क्या लेंगे, तो जो भी टर्म लिख रहे हैं, जैसे फोर्थ टर्म लिख रहे हैं, तो पावर 1 कम हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आ रहा है, दिस इज योर लास्ट टर्म, इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसी को जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसी को एनएथ टर्म भी बोलते हैं। तो टीएन एनएथ टर्म हो गया, जनरल टर्म बोले। टीएन को कभी कभी आप देखेंगे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है एएन से,
तो ए एन से रिप्रेजेंट करें, टी एन से रिप्रेजेंट करें, nth टर्म को कैसे लिखेंगे, तो ए आर और उसका पावर n-1। ठीक है, ये जो -1 ये पावर में, ठीक है ना, -1 ये पावर में, सही है। अब देखिए, तो ये हो गया जनरल टर्म, nth टर्म। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसी जीपी के टर्म्स को अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम सबको ऐड करना चाहते हैं 2 + 4 + 8 + 16, इस तरह से अप टू n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे n टर्म्स तक ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एसएन से। एसएन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, 3 कंडीशन के बेसिस, मतलब r के कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, देखिए अगर r का वैल्यू, कॉमन रेशियो जो आप निकाल रहे, अगर ये 1 से कम है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा, तो अगर 1 से छोटा वैल्यू आ रहा, तो उस केस में जो सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है a × 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई mod -r। ठीक है, और अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा आ रहा, जैसे इस केस में हमारा 2 आ रहा था, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा आ रहा तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज कर सकते a × इसी को उल्टा कर देना बस, r⁴n -1। याद रखिएगा, यहाँ जो r का पावर लिख रहे थे n-1 था, पावर में n-1 था, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, r का पावर n और -1 अलग से, -1 अलग से। ठीक है, पावर में नहीं है -1 अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी ऑर्डर में यहाँ भी लिखना है, r पहले आया तो यहाँ भी r पहले आएगा डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन, अगर r का वैल्यू 1 हो जाए, अगर आपने निकाला r का वैल्यू 1 हो गया, r का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो उस केस में सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है n टाइम्स a। ठीक है, n टाइम्स a। अब देखिए हमारा जो सीरीज बन रहा था यहाँ पे, इसी सीरीज में r का वैल्यू अगर 1 हो गया, r का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब ये 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो आपका सीरीज कैसा बनेगा, तो बनेगा a इस तरह से, लास्ट टर्म भी क्या रहेगा आपका, a ही रहेगा। कितने टर्म्स ऐसे लिखे हैं, तो n टर्म्स लिखे हैं, n टर्म्स सबको अगर हम जोड़ दे, a + डॉट टू n टाइम्स, इस तरह से n टाइम्स नंबर लिखे हुए। तो अगर 3 बार a लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, 3a, 4 बार a लिखा रहता तो 4a लिखते, तो n टाइम्स अगर a लिखा हुआ है तो n ही हो जाएगा सम इसका। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि अगर r का वैल्यू 1 आया तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आप r का वैल्यू 1 आने से ये फॉर्मूला भी यूज कर दे तो भी आंसर वही आता है आपका, तो कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर r का वैल्यू 1 से कम आ रहा और ये फॉर्मूला यूज करें तो कुछ होगा नहीं, बस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव ही कर देगा, और इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्क ऐसा कोई पड़ता नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट हुआ एपी से जीपी से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज और भी होता है कि जब जीपी उल्टा साइड से अगर लिखा हुआ है, उल्टा साइड से जब लिखा हुआ है तो उस समय सम कैसे निकालते हैं, nth टर्म क्या होता है, तो बाद में हम लोग देखेंगे जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो r इज गिवन बाय। आपसे क्या पूछ रहा है, nth टर्म को tn से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने पढ़ा था ये क्या होता है, तो a × r⁴n-1, r का पावर क्या होता है, n-1, r का पावर n-1 देख लेते हैं, तो क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, a × r⁴n-1, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर a, r एंड l। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपका a है, फर्स्ट टर्म लेट बी राइट हियर, फर्स्ट टर्म आपका a है। ठीक है ना, कॉमन रेशियो दिया हुआ आपका r, और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ, लास्ट टर्म ये दिया हुआ आपका l। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा nth टर्म फ्रॉम द एंड से nth टर्म का वैल्यू क्या होगा। अभी इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, एंड से nth टर्म का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो कोई भी मैंने जीपी लिखा, तो फर्स्ट टर्म हो गया a, इस तरह से बढ़ते जा रहा आगे, और लास्ट टर्म क्या हो गया l। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो r दिया हुआ था। ठीक, कॉमन रेशियो क्या था, r था। एक बार लिख लेते हैं ना, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। सारे टर्म्स को हम लोग इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो a r², इस तरह से बढ़ते जाता है, और लास्ट टर्म होता है a r⁴n-1। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, l दिया हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा इंड से,
इंड से थर्ड टर्म क्या होगा, इंड से फोर्थ टर्म क्या होगा, इंड से सम निकाल दीजिए थ्री टर्म्स का। तो उस केस में क्या करना आपको, उस केस में सिंपली इसी जीपी को उल्टा साइड से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इस तरह से इस समय कॉमन रेशियो आर, उल्टा साइड से लिख दीजिए जीपी को। तो लास्ट टर्म जो था फर्स्ट टर्म बन जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, देन ये आएगा, देन ए स्क्वायर आएगा, देन ए आर आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जीपी का जो नीचे हमने लिखा जीपी, इसका क्या करना है आपको, एनएच टर्म फाइंड कर देना है। तो इस जीपी का जब एनएच टर्म फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, इस जीपी का एनएच टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है ना, तो नीचे जो हमने लिखा उसका एनएच टर्म निकालते हैं। तो एनएच टर्म का फॉर्मूला होता है आपके पास फर्स्ट टर्म, तो इस बार फर्स्ट टर्म आपको देखिए एक बार लिख देते हैं ना, ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इस बार आ गया एल, और कॉमन रेशियो कितना होगा इस बार, तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिएगा। तो ए को डिवाइड कर देते ए आर से, ए को डिवाइड करते ए आर से, तो ए डिवाइडेड बाई ए आर। ठीक है, तो इस बार कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r। ये जो कॉमन रेशियो यहाँ क्या था, आर मतलब कॉमन रेशियो है। ठीक है, इस आर से कंपेयर नहीं करेंगे, आर क्या कॉमन रेशियो ऑफ ओरिजिनल एपी। ठीक है, तो कॉमन रेशियो कितना है इस बार, तो इस बार हो गया 1/r और इसका पावर n-1। ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ ए जीपी। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेना है, जिस फॉर्म में आंसर दिया उसी फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा L इंटू, अब ये पावर n-1 जो ये 1 में पावर दे दीजिए और इसके पावर डिनोमिनेटर में दे दीजिए r का पावर। तो इसको लिख सकते हैं 1 का पावर कितना भी लिखे 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय r का पावर हो गया n-1। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में अगर देखिएगा तो ऐसा कोई आंसर नहीं है L डिवाइडेड बाई r का पावर n-1 नहीं है, जैसे यहाँ पे L डिवाइडेड बाई, लेकिन 1 माइनस n है, उल्टा दिखा हुआ, यहाँ पे n+1 है, मैच नहीं कर रहा। तो एक काम करते, ये जो पावर, ये जो r लिखा हुआ डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाइए। तो जब आप ऊपर ले जाइएगा तो r का जो पावर है माइनस हो जाएगा, तो -n-1 जो भी पावर था वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा 1/2 का पावर अगर 4 लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा 2 का पावर -4। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो r माइनस जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -n+1। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो सॉरी ये r का पावर था ना, तो L इंटू आर का पावर ये आ गया। थोड़ा अरेंज करते हैं तो L इंटू आर का पावर +1 पहले लिख दिया, -9 बाद में लिख दिया। अब आंसर कौन सा मैच कर रहा है देख लीजिए, तो L इंटू आर 1 - n, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, आप इस बात को याद भी रख सकते हैं, इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर वैल्यू दिया हुआ है तो उस समय डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, उल्टा साइड से सीरीज को लिख दीजिए और जो भी पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r। तो अगर किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो r है, तो हमें मालूम है कि उस जीपी को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो a आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, सही है। लेकिन इस बार क्या बोला है, अब सारे टर्म्स को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे दिया हो, जब r का वैल्यू क्या लेना आपको 1, मतलब r का वैल्यू जब 1 लेंगे तो इस सारे टर्म्स में r का वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो ये हो जाएगा a क्योंकि r का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, डॉट 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 a, और यहाँ r की जगह क्या लेंगे 1, तो 1 का पावर कुछ भी लिखे 1 ही आएगा, तो ये आ गया a। तो ये जो a है कितनी बार लिखा हुआ है, तो n टाइम्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इस तरह से डॉट 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 टू n टाइम्स। अब सोचिए a अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते a को तो आप क्या लिखते हैं, a इंटू ए का पावर 3 लिखते हैं। a को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते तो a का पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, और अगर a लिखा हुआ कितनी बार, n टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, तो a का पावर n। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 3 का कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r व्हेन r इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, r का वैल्यू इस बार 1 दे दिया, r का वैल्यू क्या 1 है, तो हमें मालूम है जब r का वैल्यू 1 होता है तो जीपी के टर्म्स जो होते हैं बराबर हो जाते हैं, तो a इस तरह से कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स। अब इन सब का क्या करना है, हमें सम करना है, इन सब का क्या करना है, सम करना है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स।
ठीक है, ऐसे ऐसे n टर्म्स लिखे हुए, ऐसे ऐसे कितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं हम, n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सोचिए अगर मेरे पास 3 बार a प्लस ए प्लस ए होता, a प्लस ए प्लस ए होता, 3 बार a लिखा रहता तो इसको क्या लिखते, 3a लिखते। अगर 4 बार लिखा होता तो 4a लिखते। और ये n टाइम्स लिखा हो, ऐसे ऐसे n टर्म्स हैं तो उसको क्या लिखेंगे, n टाइम्स a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ये 4 का आंसर हो गया डी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जब r का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो उस केस बेसिन जो होता है ये होता है a इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 ये होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, a इंटू r रेज़ टू द पावर माइनस r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का सी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला याद है बस। सेम है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आर का वैल्यू जब 1 से कम होगा, तो आर का वैल्यू जब 1 से कम होगा तो हमें मालूम है क्वेश्चन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई का साइन ऐसा लिख देते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, देख मैच कर लीजिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल टर्म ऑफ द जीपी, इस जीपी का जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म मतलब एनएच टर्म। ठीक है, एनएच टर्म आपको निकालना है। तो हमें मालूम है एनएच टर्म निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है एनएच टर्म या जनरल टर्म, एनएच टर्म या जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1, यही होता है। ठीक है, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1/4, फर्स्ट टर्म है 1/4। कॉमन रेशियो आपका किसी भी टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 को डिवाइड कर देते हैं किससे, तो 1/2 से। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 2 पर चला जाएगा तो 2/1, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो आर का वैल्यू हो गया 1/2। तो ए मिल गया, आर मिल गया, अब क्या करना है इसका एनएच टर्म फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टी एन इक्वल्स टू जनरल टर्म या एनएच टर्म, फर्स्ट टर्म 1/4 तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 4 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, इंटू आर, आर का वैल्यू यहाँ पे 1/2 तो ये हो गया 1/2 इसका पावर n माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा टी एन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये 1/2 है ना, जब इसका पावर 1 है 2 का पावर 1, जब ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -1 हो जाएगा। एक्चुअली में ये ऐसा कुछ है 1 इंटू 2 का पावर -1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर -1 n माइनस 1। ठीक है, बेस को सेम करना चाह रहे मल्टीप्लीकेशन में तो पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू, एक मिनट यहाँ -1/2 ना, एक मिस हो गया, यहाँ पे -1/2 था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ भी माइनस रहेगा। चलिए इंटू, ये हो गया माइनस, अच्छा -2 कैसे लिख सकते हैं क्या, -2 कैसे लिख सकते हैं, कैसे, तो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 क्या होता है, -2 होता है, और पूरे का पावर क्या है n-1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर -2, अब ये जो n-1 पावर है ये -1 के ऊपर में भी आएगा और ये n-1 पावर 2 के ऊपर में भी आ जाएगा। ये हो जाएगा -1 का पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1। सही है। अब देखिए इन दोनों का बेस है सेम, दोनों का बेस क्या है 2 है, तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए ये आपका n-1। हाँ, अब देखिए तो पहले तो लिख लेते हैं ये वाला -1 रेज़ टू द पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर को ऐड करना है, तो n-1 प्लस ऑफ -2, तो प्लस ऑफ -2 तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ लिख दिया हमने -2। ठीक है, तो -1 रेज़ टू द पावर n-1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर, देखिए n-3। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, तो -1 रेज़ टू द पावर n-1 यहाँ दिख रहा, ये वाला 2 रेज़ टू द पावर नॉट -2, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -1 रेज़ टू द पावर n-1 और 2 रेज़ टू द पावर n-3, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। सही है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी जो फॉर्मूला था वही हमने यूज किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12th टर्म ऑफ द जीपी इज, इस जीपी का 12th टर्म क्या होगा, 12वां टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि nth टर्म का जो वैल्यू होता है वो होता है ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जहां ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म आपका है 2। ठीक है, कॉमन रेशियो आपका किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए। तो सेकंड टर्म को डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म से, तो 4/2, तो ये निकल के आ गया 2। ठीक है, और आर का वैल्यू यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 1, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे कोई भी फॉर्मूला यूज करे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आर मिल गया, ए मिल गया, ए मिल गया मेरे पास, और एन का वैल्यू यहाँ पे दिया और 12, मतलब 12th टर्म निकालना है यहाँ पे, 12th टर्म। तो T12 मतलब जहां n है वहां हम 12 रखेंगे। चलिए, फॉर्मूला ए हो गया 2 इंटू आर, आर की जगह हो गया 2, और 2 का पावर क्या होगा 12 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 11, ये सॉल्व करने से हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 12। अब 2 रेज टू द पावर 12 का आपको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 12 का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, ब्रेक कर दिया हमने। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है 2 रेज टू द पावर 6 होता है 64, और ये होता है 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4096। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो 8 का कौन सा हो गया, 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 729√3, इस जीपी का किस टर्म का वैल्यू 729 होगा। जैसे अगर हम पूछे इसी में, बताइए सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3√3, बोलेंगे थर्ड टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 9√3। तो उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कौन से टर्म का वैल्यू होगा 729√3। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, जब भी पूछा जाएगा कौन सा टर्म, तो बोलेंगे nth टर्म, बोलेगा कौन सा टर्म, तो nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट nth टर्म बी 729√3। ठीक है, nth टर्म क्या होगा इस जीपी का 729√3 होगा। ठीक है ना, चलिए, तो इस बात को हम कैसे लिखें, जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसको लिखे कैसे, तो Tn मतलब nth टर्म, Tn मतलब nth टर्म कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 729√3। सही है, अब देखिए Tn मतलब nth टर्म, Tn का मतलब क्या हो, nth टर्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 729√3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जो यहाँ पे देखिए r का पावर n है, पावर में n माइनस 1 है, तो इधर भी जो भी बेस होगा, इधर बेस जो भी होगा, इधर बेस जो भी होगा, दोनों तरफ बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके बाद पावर को बराबर कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म है ये वाला √3, फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा, एक चीज और मालूम होना चाहिए, √3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। ठीक है ना, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं, 3√3 को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, √3 से, तो ये कट गया, क्या आ गया 3। ठीक है ना, पुट कर देते वैल्यूज को यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना है √3, ए का वैल्यू है √3, ये ऐसे लिख दिया, कहीं जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे आगे। ठीक है, √3, अब आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू 3, और इसका पावर आ रहा है n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 729√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 729। ठीक है, ये क्या हो गया 729। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 729, देखिए इधर बेस क्या है 3 है ना, इधर बेस क्या है 3 है, तो इस तरह भी बेस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 729 का फैक्टराइजेशन कर लें, कुछ वैल्यू को याद भी रख लेना, कुछ वैल्यू को क्या करना याद रखना है। 729 एक्चुअल में 3 का पावर 6 होता है, 729 होता क्या है 3 का पावर 6, बट फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, नहीं याद है, तो आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो 3 2 जा 6, और यहाँ 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब इसके बाद तो मालूम है 81 क्या है, तो ये क्या होगा 3 से होगा ना, ये 3 है, तो 3 इंटू 3, और ये 81 मतलब 9 इंटू 9। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, और ये 3 इंटू 3 का पावर 2, तो देखा जाए तो ये क्या 3 का पावर 6 लिखा हुआ है, 729 मतलब 3 का पावर 6, तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6। अब देखिए दोनों साइड क्या बेस बराबर, दोनों साइड बेस बराबर, बीच में बराबर का साइन, तो ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी बराबर हो जाए।
तो इसका मतलब यही हुआ कि n माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो जब -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 7। मतलब इस जीपी का 7वें टर्म का वैल्यू कितना है, 729√3। ठीक है, तो 7th टर्म जो है, 7th टर्म उसका वैल्यू कितना निकल के आया, 729√3। 7th टर्म का वैल्यू कितना है, 729√3। सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 7th टर्म, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an इज अ जीपी, ठीक है, हैविंग कॉमन रेशियो r एंड k जो नेचुरल नंबर सच दैट k का वैल्यू जो है n से छोटा होगा, k 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा इस क्वेश्चन में r किसके बराबर, r क्या कॉमन रेशियो, r क्या है कॉमन रेशियो। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो हमें मालूम है कि जीपी के टर्म्स को लिखा कैसे जाता है, तो a आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरह से, और nth टर्म क्या होता है, ठीक है, nth टर्म क्या होता है, तो ये होता है ए आर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, इस तरह से जीपी के टर्म्स को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला कि कॉमन रेशियो क्या r है और k कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे बोला हमने k का वैल्यू 10, तो मतलब 10th टर्म का बात हो रहा। ठीक है, 10 टर्म्स लिख लेना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, kth टर्म। एग्जाम्पल के लिए k कोई नेचुरल नंबर जिसका वैल्यू 3 से बड़ा है और n से छोटा है। अब बोला r किसके बराबर होगा, तो अब देखते हैं ये रेशियो निकालने से, जब भी जो भी वैल्यू होगा इसमें, जब ये रेशियो को निकालेंगे, दोनों रेशियो को सॉल्व करेंगे, तो r के बराबर आ जाना चाहिए। r ही क्या कॉमन रेशियो है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ak डिवाइडेड बाय a1, अच्छा a जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, a जो लिख रहे हैं एक्चुअली में ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको आप a1 भी लिख सकते हैं, यही हमारा फर्स्ट टर्म है a1, जिसको a बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो a1 क्या फर्स्ट टर्म है, तो ak बाई a1, तो ak को मतलब kth टर्म को कैसे लिखेंगे, ak का मतलब क्या हो, kth टर्म, तो ये जैसे आपको मालूम होगा nth टर्म को लिखते कैसे हैं, तो a फर्स्ट टर्म, इस यहाँ पे a1 लिख लेते हैं, इंटू r रेज टू द पावर n-1। तो kth टर्म को कैसे लिखेंगे, तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म इंटू r उसका पावर कितना, तो k-1। सॉल्व करते हैं तो बाई a1, इसको ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा r रेज टू द पावर k-1। तो जब ये रेशियो निकाले तो क्या आया, r तो नहीं आया ना, r तो नहीं आया, r का पावर क्या आ रहा है, k-1 आ रहा, r नहीं आ रहा। अच्छा ये r कब आता, तो जब आप k का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो k का वैल्यू जब आप 2 रखेंगे, यहाँ पे k के जगह 2 रखेंगे तो 2-1, देखिए r का पावर क्या आ जाता है, 2-1, ये कितना आ जाएगा 1। तो ये r कब आ रहा, ये रेशियो तो r आ जा रहा है, लेकिन k का वैल्यू 2 रखने से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि k का वैल्यू 2 नहीं लेना है, तो हम k का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। तो मतलब ये जो हमारा पहला जो रेशियो था वो r के बराबर तो नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन a1/2। अब यहाँ पे फिक्स नंबर दिया हो, बट हमें क्या करना है, जनरल केस का बात करना है। फिक्स नंबर 2 हो गया तो हम यहाँ से कुछ नहीं जज कर सकते कि एक्चुअली में क्या होगा, ये तो ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू का बात कर रहा है, फिक्स वैल्यू का बात कर रहा है, लेकिन फिक्स वैल्यू यहाँ नहीं है, जनरलाइज केस का बात हो, जनरल केस का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ak, तो ak मतलब kth टर्म लिखते हैं एक बार, यहाँ पे ये सी ऑप्शन चेक करते हैं, ak बाई an-3, ak मतलब kth टर्म को लिखेंगे कैसे, तो a1 फर्स्ट टर्म इंटू r रेज टू द पावर k-1 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या a n-3 मतलब n थर्ड टर्म के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू r, और इसका पावर क्या होता है n-1, बट इस बार n की जगह क्या लिखा हो n-3, तो n-3 -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो ऐसे कट गया, तो इसको भी सॉल्व करने से r के बराबर नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं तो r का पावर हो गया k-1 इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी डिवाइड बाय r का पावर n-4। अब ये जब r ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r रेज टू द पावर k-1 इंटू r रेज टू द पावर माइनस ऑफ n-4। सॉल्व करेंगे तो r का पावर k-1 इंटू r का पावर -n+4, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो r रेज टू द पावर k-1 प्लस -n+4। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा r का पावर k-n-1 +4, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ भी r नहीं आ रहा, मतलब जब सॉल्व करें तो r के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, r के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी कॉमन रेशियो नहीं हुआ। अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास है, अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो वही आंसर हो सकता है, फिर भी चेक कर लेना है। तो a k-1 बाई a k-2 देखते हैं,
तो ए के माइनस वन, तो ये हो जाएगा के माइनस वन टर्म का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ए वन फर्स्ट टर्म इंटू आर का पावर एन माइनस वन, और इस बार एन की जगह रखेंगे के माइनस वन, तो के माइनस वन और फिर से माइनस वन, तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए वन इंटू आर रेस टू द पावर एन की जगह इस बार क्या के माइनस टू, तो के माइनस टू माइनस वन। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया आर का पावर के माइनस टू और ये हो गया के माइनस थ्री डिनोमिनेटर में, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो आर का पावर माइनस ऑफ के माइनस थ्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर का पावर के माइनस टू प्लस, अब जब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो माइनस के प्लस थ्री आ जाएगा, तो हो गया माइनस के, यहाँ माइनस के हो जाएगा प्लस माइनस 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 के प्लस थ्री, के से के कट गया, अब माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा आर का पावर वन मतलब आर। तो मतलब ये जो रेशियो निकाल रहे लास्ट वाले ऑप्शन से जब रेशियो निकाल रहे तो आर के बराबर आ गया, और आर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, तो कॉमन रेशियो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमें कैलकुलेटिव हो गया बट क्या करें, क्वेश्चन ही आसा है, ठीक है ना, आज क्वेश्चन ही आसा है, तो हम जब एक्सप्लेन करें इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब सब चीजों को समझ करके बनाएंगे, जब चीजों को आप समझ करके बनाएंगे तो ये सब कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ऐसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस रेशियो को निकालने से क्या आर आ जा रहा, आर क्या है, कॉमन रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो फर्स्ट टर्म आपका देखिए कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो आर, सेकंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, ठीक है। सेकंड टर्म आपका क्या है, तो सेकंड टर्म है वन बाई टू, उसको डिवाइड करते हैं किससे, माइनस थ्री बाई फोर से, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस फोर बाई थ्री कट गया ये इससे, तो ये हो जाएगा आंसर माइनस टू बाई थ्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होगा, इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होगा देखते हैं। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कर दिए, तो T2 को डिवाइड कर देते हैं T1 से, तो T2 हमारा है AX, इसको डिवाइड करना है किससे, A1 से, A1 है आपका वन बाई ए स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉल्व करेंगे ये हो गया AX, इंटू में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई वन, सॉल्व करेंगे तो ए का पावर वन, यहाँ ए का पावर टू, तो ये हो गया ए का पावर थ्री, ए का पावर वन, ए का पावर थ्री, सॉरी एक्स का पावर वन, एक्स का पावर थ्री, तो एक्स का पावर फोर आ गया। तो ये ऑप्शन है क्या, कहीं भी ऑप्शन दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पेयर से निकालते कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इस बार निकालते हैं क्या, T3 डिवाइडेड बाई T2, T3 यहाँ पे है ए रेस्ट टू द पावर फाइव इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाई T3 डिवाइडेड बाई T2, तो T2 का वैल्यू कितना है, तो ये है AX, तो एक बार ए कटेगा इससे तो बचेगा यहाँ पे चार बार, एक बार और कटेगा तो बचेगा चार बार, तो यहाँ पे हो गया ए रेस्ट टू द पावर फोर एक्स रेस्ट टू द पावर फोर, ठीक है, तो ए रेस्ट टू द पावर फोर एक्स रेस्ट टू द पावर फोर, ऑप्शन नंबर डी। अब बोलिएगा सर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए और एक्स का वैल्यू जो आप कुछ पुट करेंगे, ए और एक्स का वैल्यू जब आप पुट करेंगे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू देखेंगे, सॉल्व करने से क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है, सॉल्व करने से क्या आ रहा है, बराबर आ जा रहा है। एक बार हम क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12, ए क्यूब एक्स क्यूब, अच्छा एक सॉरी यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे देखिए ये क्यूब है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर आप क्यूब लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 3 हो जाता पावर, और यहाँ पे 3 + 1 4, तो यहाँ से भी आ जाता, सॉरी यहाँ से भी क्या आ जाता, आंसर आ जाता, ठीक है ना, यहाँ से भी आंसर आ जाता, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में बेकार का करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक था इसमें, ठीक है, ऐसे बराबर आ गया यहाँ पे, मैं वैल्यू लेकर के देख रहा था, लेकिन जब वैल्यू मैंने दिमाग में सोचा वैल्यू लेंगे तो पता चला कि नहीं ये बराबर नहीं हो, तो फिर मैंने क्वेश्चन चेक किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म आपका 0.015 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.15, तो नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ऊपर से तो नीचे लिखेंगे 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये हो गया 15 × 100 डिवाइडेड बाई 15 × 1000। ये सब कैलकुलेशन आप फास्ट अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, राइट भी कर सकते हैं।
100 कटा, 2 जीरो यहाँ गया, 15 कटा तो बचा 1/10 और 1/10 को लिख सकते हैं 0.1, तो कॉमन रेशियो आ गया 0.1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 14, नॉट 16, 14। द 8th टर्म ऑफ द जीपी इज, इस जीपी का 8वां टर्म क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th टर्म। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1, कॉमन रेशियो अगर हम निकालें तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 1, तो कॉमन रेशियो आ गया 1। अब हमें क्या निकालना, 8th टर्म, मतलब T8 का वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1। तो T8 क्या हो जाएगा, तो T8 हो जाएगा a फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3 और इसका पावर n माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया T8 इक्वल्स टू 3 का पावर 6। ठीक है, 3 का पावर 6। अब हमने थोड़ा सा अभी पहले बताया था 3 का पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 729। कितना होता है, 729। ठीक है, 729 होगा, सॉरी 7 होगा ना, सॉरी ये 7 होगा। ठीक है, सॉरी ये 7 होगा। ठीक है, तो 8 माइनस 1 7 होता है। अब हमें मालूम है कि 3 रेज टू द पावर 7 क्या होता है, तो हमें मालूम है कि 3 रेज टू द पावर 6 जो होता है 729 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक और 3 से, मतलब इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 729। और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 7 जा 21, तो 2187, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। द nth टर्म ऑफ द जीपी इज, इस जीपी का nth टर्म क्या होगा? ठीक है, nth टर्म वही हमसे फिर से पूछ रहा है, tn क्या होगा, तो tn का फॉर्मूला होता है ए आर और r का पावर n माइनस 1। तो हमें इस जीपी का फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए, तो आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म है x रेज टू द पावर 3, तो फर्स्ट टर्म हो गया x रेज टू द पावर 3, कॉमन रेशियो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 3, तो ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा 2 बार, तो r का वैल्यू हो गया x²। तो a मिल गया, r मिल गया। अब हमें क्या निकाल देना है, इसका nth टर्म निकाल देना है, तो tn nth टर्म, फर्स्ट टर्म a, तो फर्स्ट टर्म है a कितना है, तो a था आपका x³। ठीक है, इनटू r रेज टू द पावर n माइनस 1, और r का वैल्यू आया था, r का वैल्यू आया x², तो ये हो गया x²। सॉल्व करेंगे तो x³ इंटू ये पावर का भी पावर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 1 के साथ, तो हो जाएगा x रेज टू द पावर 2n माइनस 2। सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस से में पावर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो x रेज टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया nth टर्म का वैल्यू। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ, तो x रेज टू द पावर 2n प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 10th टर्म ऑफ द जीपी इज, इस जीपी का 10th टर्म क्या होगा, इस जीपी का 10th टर्म क्या होगा, तो इस जीपी का 10th टर्म अगर हमें निकालना है 10th टर्म, ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या अभी जस्ट मैंने बताया, तो ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1, तो 10th टर्म को कैसे लिखेंगे, तो ए आर रेज टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज 9। फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो माइनस ए को डिवाइड कर देंगे ए से, माइनस ए डिवाइडेड बाई ए नहीं, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो आ जाएगा -1, यही हो गया आपका कॉमन रेशियो। तो 1 इंटू माइनस ए रेज टू द पावर 9, ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए रेज टू द पावर 9। माइनस का पावर अगर ऑड होगा तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है ना, तो माइनस और ए रेज टू द पावर 9, तो माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली, इस जीपी का यहाँ पे पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 3/2, तीसरा टर्म है 3/4, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है ना। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, तो पहले आपको आंसर फर्स्ट टर्म का देना है और उसके बाद कॉमन रेशियो का देना है। इस ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्योंकि ऑप्शन जो लिखे हुए उसमें पहला नंबर फर्स्ट टर्म है, दूसरा नंबर कॉमन रेशियो है। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म आप सिंपली देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है 3, ठीक है, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, तो सेकेंड टर्म आपका है 3/2, उसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ 3 से। सॉल्व करेंगे तो 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2।
तो कॉमन रेशियो आ गया 1/2। तो 3 and 1/2, 3 and 1/2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी इज, ठीक है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 131072। इस जीपी का किस टर्म का वैल्यू 131072 होगा, 1,31,072 होगा। ठीक है, कौन सा टर्म, तो फिर से वही मेरा आंसर होगा एनएच टर्म। ठीक है ना, तो इस जीपी का पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म आपका 8 है, फर्स्ट टर्म है 2, तो यहाँ से कॉमन रेशियो निकल के आ गया 4, कॉमन रेशियो निकल के आ गया 4, फर्स्ट टर्म आपका है 2। ठीक है ना, अब किस टर्म का वैल्यू है 1,31,072, तो मान लेते हैं एनएच टर्म। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था हमारा जंक्शन यही होता है, तो लेट nth term, wait a minute, हाँ, तो क्या करना हमें, nth टर्म को क्या लेंगे, nth टर्म को लेंगे, nth टर्म को एज्यूम कर लेते हैं, इस जीपी का nth टर्म जो है वही क्या है 1,31,072। ठीक है, तो ये जो हम लाइन लिखे nth टर्म इक्वल्स टू दिस, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो tn इक्वल्स टू, tn मतलब nth टर्म इक्वल्स टू 131,072। ठीक है, अब देखिए tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम है tn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर और इसका पावर n-1, दिस इज इक्वल्स टू 1,31,072। ठीक है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो आया था 4, तो ये हो गया 4 और इसका पावर n-1 इक्वल्स टू 131,072, 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, ये हो गया 4 का पावर n-1 इक्वल्स टू, डिवाइड करने से क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा, डिवाइड नहीं भी करें इसके साथ एडजस्ट कर दे तो भी हो जाएगा, बट नंबर को थोड़ा छोटा हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा तो मेरा काम थोड़ा आसान होगा। तो 131,072 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस 4 को लिख सकते हैं, साथ में इधर भी सॉल्व करते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, चलिए 2 का पावर 2 और पूरे का पावर n-1, 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 7 के लिए 2 6 जा 12। ठीक है, तो आ गया 6 5 5 3 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 5 3 6, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2, और ये पावर का भी पावर है तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 2n-, एक मिनट इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 टाइम्स n-1, दिस इज इक्वल्स टू 6 5 5 3 6। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए इस तरफ जो देखेंगे एलएचएस में तो बेस है 2, तो उस तरफ भी जब आप फैक्टराइज करेंगे मतलब इस तरफ भी बेस 2 हो जाना चाहिए, तब हम पावर को बराबर कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 5 5 3 6 इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो चलिए 2 से करते हैं तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से करें अगर हम थोड़ा नंबर बड़ा ले लेके 4 से करें, बाद में 4 को 2 का पावर 2 लिख देंगे, थोड़ा सा एक ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसीलिए। चलिए तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 बचा 2, 4 6 जा 24, ठीक है 1 बचा, 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 8 जा 32, 1 बचा, 4 4 जा 16। ठीक है, चलिए फिर 4 से कर देते हैं, तो 4 4 जा 16, फिर 0 3 आएगा, 4 9 जा 36 और 2 24, 4 6 जा 24, फिर 4 से कर देते हैं, तो 4 10 जा 40, ठीक है 4 2 जा 8 और ये हो गया 1 6 4 4 जा 16। ठीक है, फिर 4 से कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20 और बचा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, फिर 4 से करते हैं, 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16। अब मालूम है 64 क्या होता है, तो ये होता है 2 का पावर 6, तो 64 एक्चुअली में क्या है 2 का पावर 6 है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको लिखते हैं 4 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6। ठीक है, इधर से जो हमारा चल रहा हो तो ठीक है, 2 टाइम्स n-1, ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर n-1, 2 रेज़ टू द पावर 2 टाइम्स n-1। अब देखिए ये 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और फिर से पावर 5 और इधर हो गया 2 का पावर 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2
2 इंटू 5 10 हो गया, तो 2 का पावर 10 और यहाँ पे 6, तो 2 का पावर 16 हो गया आपका आरएचएस में, 2 का पावर 16 और इधर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स n-1। अब बेस सेम हो गया, बीच में बराबर का साइन, इक्वल टू का साइन, तो पावर भी बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो 2 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 16। सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 और -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया 9, 8 + 1 9, ठीक है, 8 + 1 9। तो 9th टर्म जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1,31,072, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मूला जो अप्लाई किया बस जब अप्लाई कर दे तो वही किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ था बस, और कुछ नहीं, कोई नया चीज नहीं था इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 2 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स इज, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, फिफ्थ टर्म दिया हुआ इस जीपी का, तो हमें मालूम है टी एन जो होता है वो nth टर्म होता है, ये होता है a रेज टू द पावर n-1। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, T5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू द पावर 5-1, ठीक है। ये हो गया a इंटू आर रेज टू द पावर 5-1 कितना होगा, तो 5-1 हो गया 4, ये हो गया फिफ्थ टर्म, T5 का वैल्यू ये आएगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। देखिए किसी भी जीपी के टर्म्स को कैसे लिखते हैं, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू द पावर 4, ए आर रेज टू द पावर 5, ए आर रेज टू द पावर 6, मतलब इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे कितने टर्म्स तक हमें जाने, 9 टर्म्स लिखने, तो ये फर्स्ट में, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। एक बार लिख देते हैं समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो गया ये 8वां टर्म और ये हो गया आपका 9वां टर्म, ठीक है। 9वां टर्म में पावर 8 होगा आर का, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स, तो पहले 9 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। देखिए तो जब आप 9 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह ए आ रहा, मतलब ए कितनी बार आ रहा, 9 टाइम्स आ रहा, तो हर जगह ए का पावर है 1 1 1 1 इस तरह से, तो ए का पावर कितना हो जाएगा, तो ए का पावर हो जाएगा 9 इनटू आर का पावर कितना होगा, तो आर का पावर अगर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 8, समझ रहे हैं ना। तो 1 से लेकर 8 तक का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस आर के पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 8 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये तो जो पावर लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ तो छोटा पावर है, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सबको ऐड कर सकते, लेकिन बड़ा पावर अगर 100 तक चला जाए तो कैसे करेंगे, तो इसका पावर क्या है, एपी में लिखा हुआ, इसका पावर क्या एपी में, मतलब 2 - 1 1, 3 - 1 1, 4 - 1 1, ठीक है। तो ये नंबर जो एपी में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, एपी के टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, तो एस एन इक्वल्स टू n/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आर का पावर लिख देते, तो ए का पावर 9 इंटू आर का पावर क्या होगा, देखिए n कितने टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखें 1 से स्टार्ट करके 8 तक जाए तो कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 8 हो गया, 8/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो a इंटू ए रेज टू द पावर 9 इंटू आर रेज टू द पावर, तो 2 4 जा 8, ये हो गया 4 इंटू 9 36 हो जाएगा। तो या फिर इसको ऐसे लिख दे क्या, इसको ऐसे लिख दे क्या, a रेज टू द पावर 9 इंटू आर रेज टू द पावर 4 और फिर इसका पावर 9, क्योंकि पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, किसका एक्सप्रेशन आ रहा है, तो पहले 9 टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कंबाइन करके a इंटू आर रेज टू द पावर 4 और इसका पावर 9, देखिए तो थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, ये जो पावर 9 है a में चला जाएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और ये जो पावर 9 है आर का पावर 4 में जाएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, ए आर रेज टू द पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ था कितना 2, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ए रेज टू द पावर 4 इसका वैल्यू है 2, तो 2 का पावर 9, ठीक है ना।
तो 2 का पावर 9 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 3। 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 64 हमें याद रहता है इसलिए, अगर आगे तक याद हो तो भी कर सकते हैं। तो 2 का पावर 6 होता है कितना 64 और 2 का पावर 3 होता है 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी और 8 6 जा 20, 8 6 जा 48 और 3 51, तो हो गया 512, ऑप्शन नंबर सी। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है समझ में आया होगा। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, अगर नहीं करेंगे तो लैंग्वेज को देख करके कंफ्यूज करके फिर आप मिस्टेक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी मैं समझा रहा हूँ अभी तक वो समझ में आया होगा। अभी भी कुछ डाउट, अगर मन में कुछ डाउट है, लगता है कि ये सर ऐसे बताइए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इधर p plus qs term and p minus qs term of GPR m and n respectively। देखिए हमें मालूम है किसी भी GP का ns term को लिखते हैं, tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, तो a raised to the power a into r raised to the power minus 1। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि p plus qs term, ठीक है, ये दिया हुआ है m, कितना दिया हुआ m, क्वेश्चन में कोई लिखो p plus qs कितना m। ठीक है, अच्छा p plus qs term को लिखेंगे कैसे, तो जहां n आ रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, p plus q लिख देंगे। तो ये फार्मूले से a into r raised to the power p plus q और n minus 1। ठीक है, p plus q minus 1 दिस इज इक्वल टू m, हमें क्वेश्चन नंबर 22 किया। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज क्या दिया हुआ है, p minus qs term कितना, ये n, तो p minus qs term को कैसे लिखेंगे, तो p of p minus q और n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे p minus q इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया a into r का पावर n, n की जगह p minus q minus 1 दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, इस फॉर्मूले क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या निकालना है, आपसे पूछा जा रहा है p term क्या होगा, t of p क्या होगा, तो t of p क्या होगा एक्चुअली देखिए कैसे, a into r raised to the power p minus 1 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आज से थोड़ा सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए, तो r का पावर यहाँ पे p plus q minus 1 है और यहाँ पे r का पावर है p minus q minus 1, इन दोनों को हम जोड़ के पावर को तो क्या होगा, q से q कट जाएगा। ठीक है, p plus p 2p हो जाएगा और minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हो जाएगा p minus 1। तो हमें जो पावर में चाहिए p minus 1 ये कुछ आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा, जब हम हमारा पावर दोनों का पावर ऐड होगा तब आ सकता है। r का जो पावर है वो अगर ऐड हो जाए तो ये कहानी बन सकता है। ठीक है, तो क्या करें उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो r जो बेस होगा, r का जो बेस है दोनों का बेस सेम हो जाएगा और r बेस में जो लिखा दोनों का बेस सेम हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 a into r raised to the power p plus q minus 1 into a into r raised to the power p minus q minus 1 दिस इज इक्वल टू m into n, m into n, इसको ऐसे कर लेते हैं m into। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए a into a क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू दोनों का बेस में यहाँ पे दिखा पावर को ऐड कर सकते हैं, तो पावर को ऐड करते हैं r raised to the power p plus q minus 1 ये हो गया यहाँ का पावर, अब यहाँ का पावर प्लस p minus q minus 1 दिस इज इक्वल टू m। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा a raised to the power 2 इंटू यहाँ से q कट गया और हो गया p plus p, r का पावर p plus p तो 2p और minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 ये हो गया minus 2, तो a raised to the power 2 इंटू r raised to the power 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया p minus 1। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर, इधर वाला लिखते जाना mn। ठीक है, चलिए अब इस चीज को जो लिखा 2 टाइम्स p minus 1 इसका लिख सकते हैं क्या, r raised to the power p minus 1 और इसका पावर 2। ठीक है, इसका पावर 2 आपको मालूम है कि पावर का जब पावर लिखा हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब p minus 1 into 2 इसको सॉल्व करेंगे जाएगा p minus 1 into 2 ये चीज आ जाएगा वापस, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद हां अब इसके बाद क्या करें, देखिए तो दोनों इसका पावर 2 इसका पावर 2 इसका लिख दें a into r raised to the power p minus 1 फिर इसका पावर 2 दिस इक्वल टू m। ठीक है, अब इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इधर क्या बचेगा, फिर मेरा इधर बचेगा a into r raised to the power p minus 1 और दूसरी तरफ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ m। अब ये देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है a raised to the power p minus 1, तो a raised to the power p minus 1 क्या है, तो ps टर्म है, इसको लिख सकते हैं tp ps टर्म इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m। ठीक है, तो ps का वैल्यू कितना आ गया, तो ps का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ m, ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये अंडर रूट ऑफ m लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझते हैं अच्छे सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, कैसे करनी है, कैसे वीडियो को देखना है, समझ में जरूर आए, कुछ भी ऐसा चीज मैंने नहीं बोला तो नहीं समझने का। ठीक है ना, बड़ा कैलकुलेशन है बस, बाकी क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ सेकंड थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ APR, AP का टर्म दिया हो ना, ये AP का टर्म्स लिखा हुआ, ध्यान रखिए कंफ्यूज करें गलत नहीं करेंगे। सेकंड थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ एन APR 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ द GP, मतलब एक बार लिख देते हैं। देखिए AP का जो nth टर्म होता है उसको an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, किसी भी AP का nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, सेकेंड टर्म तो लिखते हैं a2, a2 को कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1, a प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा इनके जगह पे, तो 2 माइनस 1 1, तो ये डी, तो ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो गया, a3 तो a प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2d, और क्या दिया सिक्स टर्म a6, ये हो जाएगा a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 5d, ये सिक्स टर्म का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस तरह से ये जो AP के जो टर्म्स थे इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बोला क्या क्वेश्चन में कि AP का जो सेकेंड थर्ड और सिक्स टर्म है, यही तीनों टर्म किसी GP का 3 लगातार टर्म हो गया। ठीक है, तो A2, ठीक है, A3 और A6, ये जो AP से हमने लिखा 3 टर्म्स, वो क्या हो गया, GP का 3 लगातार टर्म हो गया। तो आपको मालूम होगा कि अगर 3 नंबर XYZ, अगर 3 नंबर क्या होते हैं, GP में होते हैं, 3 नंबर्स अगर GP में है, ये GP के 3 नंबर 3 कंजुगेटिव नंबर्स हैं GP के, तो क्या होता है, मिडिल वाले टर्म नंबर का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू बाकी 2 नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। मिडिल वाले का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट 2 टर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स।
ठीक है, तो मिडिल में यहाँ पर कौन आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो A3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो A2 इंटू A6। अब इसी कंडीशन का यूज करके आपको सॉल्व करके डी का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम A2 का वैल्यू लिखें, A3 का वैल्यू लिखें, तो ये था A प्लस 2D इक्वल्स टू A2, तो ये है A प्लस डी इंटू A6, ये हो गया A प्लस 5D, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ स्क्वायर है ना, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं LHS वाले, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4D स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB, तो 2 इंटू A इंटू बी के जगह पे 2D, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A स्क्वायर और A इंटू 5D, तो ये हो जाएगा 5AD प्लस D इंटू A, तो ये हो गया AD और D इंटू 5, तो हो जाएगा 5D स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, ए स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, तो सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। 4D स्क्वायर प्लस, अच्छा डी स्क्वायर को सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं ना, 5D स्क्वायर इधर था तो इधर आ गया, तो माइनस 5D स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, तो हो गया 4AD, ठीक है, और यहाँ देखिए 5AD प्लस AD 6AD, इधर आएगा तो माइनस 6AD, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 4D स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस D स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 2AD इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से काम करते हैं, माइनस D कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, माइनस D कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका और D प्लस 2A इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, D का दो वैल्यू आएगा, तो D का वैल्यू आएगा आपका, D का वैल्यू 0, तो D का वैल्यू आएगा 0, ठीक है, माइनस D बराबर 0 करेंगे तो D का वैल्यू 0 आ गया। अच्छा D का वैल्यू जब 0 होगा, कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो उस केस में AP के सारे टर्म्स बराबर हो जाते हैं, तो इस केस में सारे टर्म्स AP का क्या क्या होगा, तो A सब हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सब A हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म भी A, थर्ड टर्म भी A, सिक्स टर्म भी A, ठीक है। तो अब अगर यही A अगर हम ले, A किसका ले ले, GP का 3 टर्म ले ले ऐसे A, तो उस केस में कॉमन रेशियो क्या होगा, तो A डिवाइडेड बाई A। अगर यही 3 नंबर GP के 3 नंबर से, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, जीरो रखने से मेरा ये ऐसा कहानी है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है, यही हमारा थर्ड टर्म है, यही हमारा सिक्स टर्म है। तो जब कॉमन रेशियो निकालना होगा तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो A डिवाइडेड बाई A, तो ये कॉमन रेशियो 1 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 1 नहीं दिया हो, तो मतलब ये भी एक केस बन सकता है, ठीक है ना, ये भी एक केस बन सकता है। तो ऑप्शन में अभी ऐसे भी दे सकता है, तो 1 और उसके साथ कुछ और दे दे, तो वो भी ऑप्शन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम लोग, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग D का वैल्यू यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो ठीक है। दूसरा वैल्यू देखते हैं, तो जब D प्लस 2A इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो यहाँ से D इक्वल्स टू हो गया माइनस 2A। अब इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला था, इस GP का 3 लगातार टर्म क्या है, A2 A3 A6, ठीक है। तो अगर हमें कॉमन रेशियो निकालना होता, कॉमन रेशियो, तो क्या करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, मतलब A3 डिवाइडेड बाई A2, और A3 को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया A प्लस 2D डिवाइडेड बाई, और क्या था A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हमारा ये रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, D के जगह पे माइनस 2 है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D के जगह पे माइनस 2A, ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D की जगह पे क्या लिखना है हमें, D की जगह पे कहाँ गया ये वाला माइनस 2A, माइनस 2A डिवाइडेड बाई A प्लस D की जगह माइनस 2A, सॉल्व करते हैं तो ये हो गया A माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4A डिवाइडेड बाई A माइनस 2A, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, A माइनस 4A, ये हो गया माइनस 3A, और नीचे हो गया माइनस A से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना आ गया, तो कॉमन रेशियो आ गया आपका 3, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे बनाना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख रहे हैं यहाँ पे आप चीज़ों को यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, चीज़ों को देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा, कैलकुलेशन वही, कॉन्सेप्ट वही, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ रहा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत लाइटली लेना नहीं कि हाँ ऑब्जेक्टिव है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव ही सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है ना।
सब्जेक्टिव में तो कुछ स्टेप तक सही करे तो मार्क्स मिल जाता, ऑब्जेक्टिव में क्या, गलत गलत तो 0 और सही तो 1 मार्क्स। ठीक है, तो अच्छे से देखना समझना है चीज़ों को। आई होप जो भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया इस क्वेश्चन का वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। इस जीपी का सिक्स्थ टर्म क्या होगा, एंड से। तो मैंने पहले भी बताया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जीपी को उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले तो जो जीपी ओरिजिनल फॉर्म में वो लिख लेते हैं, तो 4 8 4 2 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म था 1/1024। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कई बार फ्रैक्शन वाला गलत आ जा रहा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब जीपी को क्या करते हैं, उल्टा डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट टर्म जो था फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो 1/1024, देन डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 2 ये वाला टर्म, देन 4, फिर ये वाला टर्म 4, उसके बाद 8। ठीक है, तो अब ये जो जीपी नीचे हमने लिखा इसका हमें सिक्स्थ टर्म निकाल देना है। तो इस जीपी का नीचे वाला जीपी का, ठीक है, फर्स्ट टर्म है आपका 1/1024। ठीक है, कॉमन रेशियो अगर हम देखें तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करते हैं, तो 4/2 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 4/2 कॉमन रेशियो आ गया। अब क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो इस नीचे वाले जीपी का सिक्स टर्म निकालें तो क्या निकल जाएगा, ऊपर वाले जीपी का सिक्स टर्म लेकिन एंड से। तो हमें निकालना है T6। T6 का फॉर्मूला तो a इंटू आर एस टू द पावर 6 - 1, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 5। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे 1/1024 इंटू r, r का मतलब 2, तो ये हो गया 2 का पावर 5। सॉल्व करते हैं तो t का पावर 6 इक्वल्स टू 2 का पावर 5, तो 2 को 5 बार लिख दीजिए। नहीं तो अगर आपको मालूम है, ठीक है, कि 1024 क्या होता है तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1024 का आप चाहें तो फैक्टराइजेशन कर, चलिए फैक्टराइज कर लेते, ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, आप कट भी कर सकते हैं, कट कर दे क्या, चलिए कट ही कर देते हैं। इसको 5 बार लिख देते हैं और ये हो गया 1024। 2 से कट करते हैं, 2 5 या 10, ठीक है, 0 नहीं नॉट 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 256, फिर 2 से कट करेंगे 128, फिर 2 से कट करेंगे 64, फिर 2 से कट करेंगे 32, तो T6 आ गया 1/32। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है आपका 2/27, देन 2/9, 2/9, उसके बाद है आपका 2/3, देन डॉट 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 162। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बनेगा इसी तरह से, ये 162 है ना, ये 162। ठीक है, चलिए तो उल्टा डायरेक्शन में लिखते हैं, तो 162 डॉट 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 देन 2/3, 2/9, 2/27। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, चलिए हमें क्या निकालना है यहाँ से, फोर्थ टर्म निकालना है, T4 का वैल्यू। तो क्या होता है, तो ये होता है a इंटू आर एस टू द पावर 3। तो फर्स्ट टर्म है 162 इंटू कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म किसी भी टर्म को पहले वाले से डिवाइड करते हैं, तो 2/9, 2/9 को इसके पहले वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 2/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 जा 9, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू हो गया 1/3 और इसका पावर 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 162 इंटू 1/, इसको 3 बार लिख देते हैं 3 को, पावर 3 है इसलिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से कट हो जाएगा, ये 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18, तो यहाँ से आ गया 6, मतलब T4 का वैल्यू कितना हो गया 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, तो 23 का 6, 23 का C सही है, कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज -1। ठीक है, किसी भी जीपी का पहले 3 टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा, -1। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बार मिस्टेक हो रहा था, 24 -3/4 सही है। हाँ ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज -1। ठीक है, देखिए जीपी के 3 टर्म्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो जीपी का 3 टर्म्स को इस तरह से एज्यूम किया जाता है, a बाई आर, ठीक है, फिर a एंड देन AR। ठीक है, क्या ये जीपी में, ये जो 3 नंबर हम लिख रहे हैं क्या ये जीपी में है, बिल्कुल है। कैसे, देखिए अगर आप a को डिवाइड कर दे किस, इससे पहले वाले टर्म से a/r से,
तो ए इंटू आर बाई ए, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ गया आर। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ए आर डिवाइडेड बाई ए, तो भी क्या आएगा आर आएगा। मतलब ये जो 3 नंबर हम ऐसे जूम किए हैं, जो जीपी में लिखे हैं वो सही है, मतलब 3 नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं जो जीपी में है। ठीक है, तो क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज -1। मल्टीप्लाई करते देखिए, ए बाई आर इंटू, तीनों का प्रोडक्ट बोला है, इंटू ए इंटू ए आर, इसका प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, तो ये बोला -1। ठीक है, तो आर से आर यहाँ पे कटा। ठीक है, ए इंटू ए, तो हो गया ए का पावर 3 इक्वल्स टू -1। सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1 का वैल्यू हो जाता है -1, तो ए का वैल्यू निकल के आएगा -1। ठीक है ना, तो क्या बोला, सम ऑफ दीज 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स का सम क्या होगा। तो ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, -1 मिल गया ना। अब क्या करना है, कॉमन रेशियो इज -3/4, बोला कॉमन रेशियो क्या -3/4 है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है -3/4। तो पहला वाला नंबर क्या होगा, तो -1 डिवाइडेड बाई -3/4। दूसरा वाला नंबर ए का वैल्यू -1, और तीसरा नंबर क्या था, ए आर, मतलब -1 इंटू -3/4। सॉल्व करते हैं, माइनस कट गया, 4 ऊपर चला गया, ये हो गया 4/3, 4/3 -1 देन माइनस प्लस, ये हो गया 3/4। ठीक है, इसका सम निकाल लेना हमें, तो 4/3 -1 प्लस 3/4। सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो गया 12, ये हो गया, ठीक है ना, 16 प्लस 16 माइनस होगा ना, -12 प्लस, और यहाँ हो गया 3 9। ठीक है, 16 - 12 हो गया आपका 4, 4 + 3, 4 + 9 13, तो ये हो गया 13/12, 13/12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 24 का हो गया नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर द 3 नंबर्स आर द नंबर्स -2/7 x एंड -7/12। नंबर एक बार चेक करते हैं, -2/7 x और -7/2। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है वो जीपी में, x के किस वैल्यू के लिए 3 नंबर जीपी में होंगे, तो नंबर है आपका -2/7 x और -7/12। ये 3 नंबर है जो जीपी में है। ठीक है, अगर 3 नंबर जीपी में होता है तो उसका एक कंडीशन होता है, उसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंडीशन, तो मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, -2/7 इंटू -7/12। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, ये 7 कट गया, 2 6 12, तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका -1/6। गड़बड़ तो नहीं है ना, -2/7 x और -7/, अच्छा सॉरी 12 नहीं है 2 है, सॉरी ये 12 नहीं है 2 है ना। ठीक है, ये 2 है, हाँ, तो माइनस मिडिल वाले का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -7/2 इंटू -2/7, 7 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 प्लस माइनस के साथ, तो x का वैल्यू हो गया +-1। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा +-1, ये ऑप्शन नंबर सी। तो 25 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल मेक्स द सम 5 6 5 4 6 1। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं सबका, गलत आ रहा बार बार। हाँ, 1 4 16 64, हाँ, इस टर्म्स के, इस जीपी के कितने टर्म्स लिए जाएं कि सम उसका क्या हो जाए 5 4 6 1 हो जाए। सम यहाँ बोल रहा है, तो मालूम है कि जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, फॉर्मूला इसका, वो डिपेंड करता है आर पे क्या आएगा। तो अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उस केस में क्या होता है, a इंटू r⁻n-1 बाई r-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने टर्म्स लें तो उसका सम क्या आ जाए 5 4 6 1 आ जाए। ठीक है, देखिए, तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल्स टू 5 4 6 1। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एसएन से, और ये हो गया 5 4 6 1। सॉल्व करते हैं, एसएन को क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू r⁻n-1 बाई r-1, दिस इक्वल्स टू 5 4 6 1। अब इस जीपी में फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1
आर का वैल्यू 4 है, तो 4 raised to the power n-1 बाई 4 - 1 इक्वल्स टू 5461। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 raised to the power n-1 और ये 4 - 1 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5461। ठीक है, ये हो जाएगा 4 raised to the power n-1 इक्वल्स टू इंटू 3 भी हो गया ना, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आगे चल के तो फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो 5461 का क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, 5461 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, या मल्टीप्लाई कर देते फिर -1 भी तो करना पड़ेगा, -1 जब हो जाए +1 भी तो करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ठीक है, 1 कैरी, 3 × 4 = 12, 1 13, 1 कैरी, 5 × 3 = 15, 1 16 और ये -1 जब उधर गया तो +1 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 4 raised to the power n इक्वल्स टू, देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 8 3 1 6। ठीक है, ठीक है ना, सही है। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है 16384 को फैक्टराइज करना है ताकि हमारे 2 का बेस में या 4 के बेस में आ जाए। ठीक है, इसको काम करें क्या, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 2 से डिवाइड करना चाहिए बट हम छोटा नंबर करने के लिए ज़्यादा लंबा जा नहीं, इसलिए 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं 4 से, 4 × 4 = 16, तो 3 0 दे दिए, नीचे आ गया 4 × 9 = 36, 2 बचा, 4 × 6 = 24। फिर करते हैं 4 से डिवाइड, 4 × 10 = 40, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। फिर 4 से करते हैं, 4 × 2 = 8, बचा 2, 2 5, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। फिर 4 से करते हैं, तो ये हो गया 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 16। ठीक है, और ये हो गया 16, 4 × 64, ये 4 × 4 = 16, तो 4 × 1 = 4। इधर ही 4 के बेस में आ सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 4 raised to the power 7। तो दोनों तरफ बेस सेम, बीच में इक्वल टू का साइन, तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो n = 7। ठीक है, कितने टर्म्स लेंगे तो इसका सम हो जाएगा 54161, तो ये हो जाएगा 7 टर्म्स लीजिएगा, तो इस जीपी के टर्म्स जो लिखे हुए 7 टर्म्स अगर लें उसको जोड़ें तो इसका आंसर आ जाएगा 5461। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर आ गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। Let us verify the question. 7th term of the GP is 3 6 12, सही है। तो सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी के 7 टर्म्स का सम क्या होगा। तो इस जीपी में अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म है आपका 3, कॉमन रेशियो क्या होगा, तो 6 / 3, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन रेशियो। ठीक है, पहले 7 टर्म्स का सम निकालना है, इस 7 आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा a × r raised to the power n-1 बाई r-1, यही होता है। n के जगह हमें 7 रखना, तो यहाँ पे रख देते हैं 7। ठीक है, एक प्लेस पे 3 × r raised to the power 7, r का वैल्यू है 2, 2 का पावर 7 -1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो r-1 2 - 1, सॉल्व करेंगे 3 × 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 का वैल्यू होता है 128, तो ये हो गया 128 - 1, तो सॉल्व करेंगे 3 × 128 - 1, तो ये हो गया 127, 3 7 = 21, 2 कैरी, 3 2 = 6 और 2 8, 3 1 = 3, तो ये हो गया 381। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज -4। ठीक है, देख, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी को लिखेंगे कैसे, S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो S2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -4। अब हमें मालूम है कि SN = क्या होता है, ये होता है a × ठीक है, r raised to the power n-1 डिवाइडेड बाई r-1, यही फॉर्मूला होता है। तो S2 को कैसे लिखेंगे, तो a × r raised to the power 2 - 1 डिवाइडेड बाई r-1 इक्वल्स टू -4। अब कुछ लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को a लेंगे, सेकेंड टर्म को ar लेंगे, फिर दोनों को जोड़ के -4 के बराबर कर देंगे, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं। ठीक है, वही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो a × ये तो a² - b² लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, r² - 1², तो इसको लिख दिए -b × a + b। ठीक है, डिवाइडेड बाई r-1, तो यहाँ से r-1 r- कट जाएगा, -4, तो यहाँ से हो जाएगा a × r+1 इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, फिफ्थ टर्म, द फिफ्थ टर्म लिख देते हैं, फिफ्थ टर्म को लिखेंगे T5 इज इक्वल्स टू फोर्थ टाइम थर्ड टर्म,
4 टाइम्स थर्ड टर्म, ठीक है। तो T5 को कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ए आर एस टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, दिस इक्वल टू 4, सॉरी ए हो गया 4 टाइम्स ए इंटू आर एस टू द पावर 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ए से ए कट गया, अब सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं ना, सारे टर्म्स को इधर लाते हैं, तो आर एस टू द पावर 4 माइनस 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिएगा तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4 दिस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 0 और आर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने से आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से इधर से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 4 को उधर ले जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आर का वैल्यू आ रहा 0, ठीक है, आर का वैल्यू आ रहा 0। तो देखते हैं, तो मेरे पास आर का वैल्यू क्या क्या आ गया, तो आर का वैल्यू आ गया 0, आर का वैल्यू आ गया माइनस 2 और आर का वैल्यू आ गया प्लस 2, ठीक है। तो जब आर का वैल्यू लेंगे 0 तो क्या होगा, तो इक्वेशन 1 में आते हैं, इक्वेशन 1 में देखते हैं, तो ए इंटू आर प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, तो यहाँ सॉल्व करने से ए का वैल्यू आ गया माइनस 4, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया माइनस 4। अब जब आर का वैल्यू रखेंगे माइनस 2, जब आर का वैल्यू रखेंगे माइनस 2, ठीक है, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे, तो ए इंटू माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटू, ये तो माइनस 1 हो गया ना, माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कटेगा, ए का वैल्यू 4 आ गया, ए का वैल्यू आया 4 माइनस 4, ए का वैल्यू आया 4, ठीक है। और देखते हैं जब रखेंगे क्या 2, आर की जगह जब रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, तो ए इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 4, तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4/3, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 0 रखने से क्या आ रहा था, 0 रखने से माइनस 4 आ गया था, तो माइनस 4 आ रहा, 4 आ रहा और 4 माइनस 4/3 आ रहा, यही 3 वैल्यू आ रहा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन तो गलत नहीं दिया हुआ, अच्छा ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे -3/4 और 4, दूसरा ऑप्शन था 3/4 और 1/4, यहाँ पे था 4/3 और 1/4, और ये था ऑप्शन में आपका -4/3 और 4, तो -3/4 और 4 कौन सा है, हाँ -4/3 एंड 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यही मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, -4/3 एंड 4। एक और आ रहा, बस उसको कंसीडर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कंसीडर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इफ x y and z are in GP then the relationship between x y and z, तो हमने पहले बताया था कि x y z अगर 3 टर्म से किसी GP के, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टर्म्स। कैसे होता है, सिंपल थोड़ा समझा भी देते हैं, देखिए y बाई एक्स करेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म z बाई y, तो ये क्या आता है, कॉमन रेशियो आता है, कॉमन रेशियो बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से जब y को वैल्यू हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ए जीपी विद द फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे 3 बार क्यों आगे टाइप हो गया, हाँ विद फर्स्ट टर्म, लेट मी चेक द क्वेश्चन नंबर 30 ना, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, हाँ देखिए क्या बोला यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी, देखिए पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ, किसके, एंड कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1, किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर क्यूब और पांचवा टर्म ए आर रेज़ टू द पावर 5, ये हो गया 5 टर्म ऑफ ए जीपी। इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए कितनी बार आएगा, ये तो ये आ जाएगा 5 बार, ए रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए आर का पावर, तो यहाँ पे हो गया 1 + 2 + 3 प्लस, अच्छा 5 नहीं होगा 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 होगा ना, 4 और +4, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ए का पावर 5, अब इसका सम करना है,
तो डायरेक्ट सम कर सकते हैं, और बड़ा नंबर होता है तो एपी का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो हो जाएगा r का पावर 10। ठीक है, तो a रेस्ट टू द पावर 5, r रेस्ट टू द पावर 10, ऑप्शन नंबर सी। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने किया था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोला फिफ्थ टर्म, फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, देन इस पे कौन सा रिलेशन सही होगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया, फिफ्थ टर्म T5, इसको लिख सकते हैं AR रेज़ टू द पावर 5 - 1 4, इसका वैल्यू कितना है x। नेक्स्ट क्या है, एट्थ टर्म, इसको लिख सकते हैं AR रेज़ टू द पावर 8 - 1 7 इक्वल्स टू y, और दिया हुआ यहाँ पे 11th टर्म, तो T11 को लिख सकते हैं AR रेज़ टू द पावर 11 - 1 10, और इसका वैल्यू है z। ठीक है, तो बोला इसमें कौन सा रिलेशन सही है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा r का पावर को अगर देखें तो r का पावर यहाँ पे 4 यहाँ पे 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 का हाफ करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से एक रिलेशन मिल रहा है किसके साथ, y के साथ। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 3 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो AR रेज़ टू द पावर 4 × AR रेज़ टू द पावर 10, दिस इज इक्वल्स टू x × z, x × z, ये हो जाएगा a² × r रेज़ टू द पावर 10 + 4 14 हो गया, इक्वल्स टू xz। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² × r का पावर 7 और फिर से इसका पावर 2 इक्वल्स टू xz। ठीक है, फिर इसका भी स्क्वायर है और r का पावर 7 का स्क्वायर है, तो इसको मिला करके लिख दे a × r रेज़ टू द पावर 7 और इसका पावर 2 होल का पावर 2 इक्वल्स टू xz। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वापस ही आ जाएगा। तो AR रेज़ टू द पावर 7 क्या था, AR रेज़ टू द पावर 7 क्या था, तो ये था y, तो y² इक्वल्स टू xz, y² इक्वल्स टू xz, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था इसी MCQ में। कंसीडर द जीपी, ये जीपी दिया हुआ है, kth टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से kth टर्म क्या होगा, वही 10th टर्म 14th टर्म जैसे पूछा जाता था एंड से, वैसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे AR² ऐसा लिखा हुआ है ना, तो देखिए उल्टा साइड से लिख दीजिए जीपी को, तो L डॉट 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 फिर क्या था AR², फिर AR देन A। ठीक है, तो इस जीपी के लिए जो मैंने नीचे लिखा, उस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म को चलिए A1 लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका L। कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, तो किसी भी टर्म को पहले वाले से डिवाइड कीजिए, तो A इसको डिवाइड करते इससे, तो A डिवाइडेड बाई AR, A से कटा बचा 1/r, तो हो गया 1/r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन रेशियो निकल गया। अब क्या निकालना है, kth टर्म, तो हमें मालूम है nth टर्म को लिखते कैसे, तो A फर्स्ट टर्म होता है ये इनटू कॉमन रेशियो और इसका पावर n - 1, तो हमसे पूछ रहा है kth टर्म, तो tk क्या हो जाएगा, tk kth टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा इस बार है L। ठीक है, कॉमन रेशियो 1/r और इसका पावर n - 1, यही हो गया। अब देखिए किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, वही हमें बस देखना है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो L हो जाएगा ये, और ये n - 1 पावर 1 में जाएगा तो 1 ही होगा, और r का पावर n - 1, तो L बाई, ठीक है, L बाई r रेज़ टू द पावर व्हाट, अच्छा k था ना यहाँ पे, k लिखेंगे, सॉरी, हो जाएगा k - 1, हाँ, r का पावर k - 1, तो L बाई r का पावर k - 1, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे L लिखा, ये 1 नहीं, ये L है ना, ये L है, यहाँ भी L है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है ना, कौन सा, तो L बाई r रेज़ टू द पावर k - 1, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A एंड L are respectively the first and last term of a GP having common ratio are greater than 1, then the sum to n terms of the GP is given by। ठीक है, क्या बोला, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म आपका A है, ठीक है ना, और लास्ट, फर्स्ट टर्म आपका A है और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दिया हुआ है L। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन, कॉमन रेशियो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, n टर्म्स का सम क्या होगा, देखिए तो हमें मालूम है Sn इक्वल्स टू क्या होता है, तो Sn इक्वल्स टू होता है, अच्छा आपको मालूम होगा कि Tn को क्या लिख सकते हैं nth टर्म को, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A × r रेज़ टू द पावर n - 1, ऐसा लिख सकते हैं nth टर्म। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो A × r रेज़ टू द पावर n - 1,
और डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही होता है फॉर्मूला जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस टू द पावर ए इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ए रेस टू द पावर आर। ठीक है, ए रेस टू द पावर आर, एक काम करते हैं थोड़ा अरेंज करते हैं इसको ना, थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, एस एन इक्वस टू ए आर रेस टू द पावर एन था ये वाला टर्म, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो आर रेस टू द पावर माइनस वन इंटू आर रेस टू द पावर प्लस वन से, माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आर का पावर हम एन माइनस वन लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो ए इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब देखिए इसको, देखिए ये क्या है, यही तो मेरा लास्ट टर्म था ना, यही तो मेरा nth टर्म था, इसी का तो वैल्यू कितना था, एल था। ठीक है, तो इसके जगह हमने लिख दिया एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये जैसे कैलकुलेशन किया मैंने समझ में आया, देख सकते हैं आप चीज़ों को देख रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरह से चीज़ों को सोचना है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली आसानी के हाउ हम बना देते हैं। ठीक है ना, चीज़ों को समझना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, तब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतना लाइटली लेना नहीं। ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला होगा तो चलिए ठीक है समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से किए रहेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी विद फर्स्ट टर्म ए, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन आर दिया हुआ है, तो n टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। किसी भी जीपी के टर्म्स को एज्यूम कैसे करते हैं, क्या होता है, तो a इनटू अगर फर्स्ट टर्म है कॉम्बिनेशन आर है तो ए आर स्क्वायर हो गया थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया ए आर रेस्ट टू द पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से, और नेक्स्ट टर्म हो जाता है ए आर रेस्ट टू द पावर n-1। ठीक है, अब बोले सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर निकाल दे a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 इंटू ए आर रेस्ट टू द पावर n-1। ठीक है, ये कितने टर्म्स लिखे हुए, n टर्म्स लिखे हुए। ठीक है ना, तो ए का पावर क्या हो जाएगा, ए अगर दो बार लिखा रहेगा तो ए का पावर स्क्वायर होगा, एक का पावर 2 हो जाएगा, ए इंटू 3 बार लिख दे तो ए का पावर 3 हो जाएगा, तो ए अगर n टाइम्स लिखा हो तो ए का पावर n हो गया। ठीक है, अब आर का पावर क्या होगा, आर का पावर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर बेस में तो पावर ऐड होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट एंड लास्ट में आपका n-1 है। ठीक है, तो आर का पावर होगा, देखिए ये क्या है, ये एपी में, इस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n-1 है और कॉम्बिनेशन 1 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कितना होता है, ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं 10/2 इनसाइड द ब्रैकेट a + n फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करते हैं, a रेज़ टू द पावर n आर का पावर फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या n/2, तो नंबर ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म्स है, n की जगह लिखेंगे n-1। ठीक है, /2 और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n-1। सॉल्व करेंगे तो +1 - 1 कट गया, तो ये हो गया a रेज़ टू द पावर n इनटू r रेज़ टू द पावर, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर n है ना, n आगे बाद ये हो जाएगा n इनटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, 34 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 34 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अगर आप पहले से नहीं जानते, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, चीज़ों को सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना, अगर अभी कोई डाउट है तो आप वीडियो पे फिर से देखिए, उस क्वेश्चन को उसका एक्सप्लेनेशन को फिर से देखिए। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि वो भी समझ में नहीं आएगा एक्सप्लेनेशन अगर 2-3 बार देखे तो। ठीक है, उसके बाद वीडियो को डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप जो भी मैंने आज यहाँ पे डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।